एग्जैक्ट वो की वही जो आरएएस के अंदर सिलेबस है वही सिलेबस जो है वो है इसमें एसआई के अंदर। आईक्यू लेवल से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर ये एग्जाम है कंसिस्टेंसी का, निरंतरता, निरंतर तरीके से रोज जो व्यक्ति काम कर सकता है, निरंतर तरीके से रोज की रोज रोज मैं करने के लिए रोज जूझने के लिए तैयार हूं। अगर लंबा टाइम पीरियड होता है तो फोकस व्यक्ति का कम हो जाता है, और कम टाइम पीरियड होता है जहां पर एकदम फिक्स टाइम पीरियड है तो उसकी फोकस की जो कैपेबिलिटीज होती है वो अपने आप ही क्या होती है, वो बढ़ जाती है। जिनको नहीं आती है वो मैथ सीख सकते हैं, लेकिन सीखने के लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। तो अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आती है मैथ्स कि भाई आपने तो जीरो, कोई मैथ से कभी लेना देना ही नहीं रहा, तब तो उसमें प्रयास लगाने की भी कोई खास जरूरत नहीं। तो ये सोच जो है वो सोच आना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि भाई देखो जिंदगी के अंदर बहुत सारे लोग हैं, अभी अपन बाहर घूम की तरफ देखें तो बहुत सारे लोग घूम रहे फिर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, और उन सारे लोगों में से अगर कोई आदमी ऐसा सोच रहा है कि मैं मेरे जीवन को कुछ अच्छा बनाऊंगा और मैं मेरे जीवन में कुछ बेहतर करूंगा, जीवन को एक बार जीवन मिला और उसको बहुत अच्छे तरीके से जीवन जीऊंगा, तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से बधाई का पात्र है कि नहीं है? बधाई का पात्र बनता है। और इसलिए आप सभी लोग जो है इस बात को लेकर बधाई के पात्र हो कि आपने इस बात के लिए सोचा कि मुझे मेरे जीवन को कुछ अच्छा बनाना है, और बनाने के लिए मैं वो मेहनत करने के लिए भी तैयार हूं। देखो, अच्छा जीवन बनाने के लिए सोच तो बहुत सारे लोग भी सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए प्रयास करना, तो सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, उसके आगे फिर एक और कदम बढ़ाना पड़ता है, और वो कदम है प्रयास का। और वो प्रयास करने के लिए भी तुम तैयार हो, और प्रयास करने के लिए तैयार हो तो तुम्हारी बधाई का जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब अपन क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, तो वर्तमान के अंदर जैसे एसआई की वैकेंसी आई है और आप सभी लोग उसको देख करके भाई यार ये अपन को ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिस अपॉर्चुनिटी से अपन सिर्फ अपना ही नहीं अपने पूरे परिवार का जीवन जो है वो बदल सकते हैं। तो सही समय पर और सही जगह पर आप हो, समय भी सही है और जगह भी सही है। सही समय इसलिए है क्योंकि अभी अगर आप तैयारी आज से शुरू करोगे तो एकदम फ्रेश तरीके से शुरू करोगे, और पूरी जी जान से जब उस तैयारी के अंदर लग जाओगे तो उसका रिजल्ट जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। जैसे तुम्हारे अंदर एक ही डाउट ये हो सकता है कि भाई कुछ लोगों ने तो तैयारी बहुत पहले कर ली होगी, तो जिन लोगों ने पहले कर ली तो अपन कहीं टाइम में लेट तो नहीं हो गए। तो देखो, सबसे अच्छी जो चीज होती है वो ये होती है कि जब एग्जाम है उस समय आप कितने तैयार हो। कुछ लोग हैं जिन्होंने मान लो पहले तैयारी कर ली, लेकिन अभी अगर वो उस जोश के साथ काम नहीं कर रहे हैं तो वो तैयारी धीरे धीरे डाउनफॉल होती जाएगी। और आप अगर चाहे आज से ही शुरू करो, और आज से शुरू करो लेकिन पूरे जोश के साथ शुरू करो, तो धीरे धीरे आपकी तैयारी जो है वो अब अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाएगी। तो कुछ लोगों की तैयारी जो है वो, तो इसलिए इस बात को सोचने से मतलब अपने आप को कहीं डिमोटिवेट ना फील करना कि अपन हो सकता है कि भाई कुछ लोगों ने पहले कर ली होगी, अपन बहुत लेट हुए। लेट नाम की कोई चीज इसमें है ही नहीं। जिस दिन आपने ये धार लिया कि भाई आज से ही अपनी शुरुआत है और अपन को ये कार्य करना है, और करना नहीं है, इसको ढंग से ही करना है, और उसके लिए जितनी मेहनत हो सकती है सारी मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूं, सारा त्याग मैं करने के लिए तैयार हूं। अगर आप सारी मेहनत और सारा त्याग करने के लिए तैयार हो तो रिजल्ट तो फिर आपके लिए तैयार ही है कि भाई रिजल्ट भी जो है वो आपको निश्चित रूप से वो मिल ही जाएगा। इसलिए पहले तैयारी कर ली या बाद में क्या तैयारी कर ली, तो उस कंफ्यूजन के अंदर बिल्कुल भी मत रहना, या इस प्रकार का डिमोटिवेट मत हो जाना कि भाई कुछ लोग पहले से आ रहे हैं। उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि जब एग्जाम है तब आप जोश से के साथ में, या फिर आपने उस मेहनत के साथ में आपने उस तैयारी को पूरा किया या नहीं किया। वो थे ना कछुए और उसकी वो जो कहानी है कछुए की और खरगोश की, कि भाई खरगोश जो है पहले तो चला लेकिन आगे जाके सो गया। तो कुछ लोगों ने पहले तैयारी करी फिर आगे जाके सो गए, क्या नहीं अपनी तो तैयारी ठीक है, अपनी तैयारी ठीक है, तो फिर वहां पर लास्ट में जाकर रिजल्ट वो नहीं आएगा। और एक आदमी बाद में तैयारी की है लेकिन उसने शुरू तो बाद में किया, लेकिन वो इतनी तेज गति से चल रहा है कि धीरे धीरे बाकी सब लोगों को पीछे छोड़ता जा रहा है, और छोड़ते 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 उस जगह तक जो है वो निश्चित रूप से पहुंच जाएगा। समय कम नहीं होता है। आपको जितना समय मिला हुआ है ना, जिन अगर यही तैयारी तुम 2 साल में करो तो आपके एफर्ट कैसे होंगे? वो 2 साल वाले एफर्ट हो जाएंगे। आप उसी काम को धीरे 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 करते हो। जैसे इसका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ कि अभी 2024 का चुनाव था, तो उस चुनाव से पहले एसबीआई के द्वारा एक इलेक्टोरल बॉन्ड हुआ करते हैं, चुनावी बॉन्ड हुआ करते थे। तो उस चुनावी बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। ऐसा सुना था कभी चुनावी बॉन्ड के नाम में, इलेक्टोरल बॉन्ड का कुछ? तो इलेक्टोरल बॉन्ड हुआ करते थे और उसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। फिर इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कहा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो उसको जारी करती थी, उसको कहा कि तुम इसकी सारी सारी आंकड़े निकालो, ये सारी सूचनाएं दो कि किस किस ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था और कौन कौन से राजनीतिक दलों को ये जो दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एसबीआई ने ये कहा कि हमको ये सारे आंकड़े जारी करने में 3-4 महीने लगेंगे। कितने मिलेंगे? 3-4 महीने तो कम से कम लगेंगे, काम बहुत ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट में जब वो गए तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि 3-4 महीने नहीं है, कल शाम 5 बजे। कितने बजे देना है? कल शाम 5 बजे। कल शाम 5 बजे तक ये दे देना, और नहीं दोगे तो जेल में भेज देंगे। तो कल शाम 5 बजे तक एसबीआई वालों ने सारे आंकड़े निकाल दी। फिर उसके अंदर एक और कुछ बात आई, उसमें भी इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि भाई ये भी हमको आंकड़े निकालने के अंदर बहुत टाइम लगेगा, 4-5 महीने लग जाएंगे। फिर वापस सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कल शाम 5 बजे। तो समय कम था तो कम में भी वो सब काम हो गया, और उसी काम को वो चाहते तो कितने दिन में कर सकते थे? वो 5 महीने में भी कर सकते थे। तो एक काम को उन्होंने 2 दिन में ही कर दिखाया, और उसी काम को वो चाहते तो 5 दिन में भी खींच सकते थे। साइकोलॉजी में ये नियम होता है कि एक काम को हम चाहे जितना समय दे, जितना अगर हम ज्यादा समय देंगे तो उस काम को क्या करते जाएंगे? लंबा खींचते जाएंगे। और अगर अपने पास में टाइम बिल्कुल फिक्स है
कि इतने ही काम के अंदर, इतने ही समय के अंदर ये काम करना है, तो हमारी जो एनर्जी का लेवल होगा वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। हम ज्यादा बड़ी एनर्जी के साथ में, ज्यादा ऊर्जा के साथ में काम करेंगे। दूसरी जगहों पर अपन जो वेस्ट कर रहे हैं, मतलब अपनी ऊर्जा को जहां वेस्ट कर रहे हैं, वो वाला काम नहीं करेंगे। अभी ऐसा होता है ना भाई, यही वैकेंसी के अंदर एग्जाम को होगा, 2 साल बाद एग्जाम होगा, तो आप क्या करोगे? क्लास आओगे, फिर क्लास के अंदर थोड़ा पढ़ोगे, पढ़ लोगे, फिर लगेगा कि यार अभी इसकी राखी की छुट्टियां आ गई, चलो गाँव चले जाते हैं, दिवाली आ गई, चलो गाँव चले जाते हैं। लेकिन ऐसा है कि नहीं नहीं, जनवरी तक तो जो है पेपर ही हो जाएगा, तो काहे की राखी और काहे की दिवाली? कोई राखी नहीं है, कोई दिवाली नहीं है, यही दिवाली है, जो कुछ है सारे धमाके यही करने हैं। तो आदमी फोकस क्या रहेगा, और भी ज्यादा रहेगा। अगर लंबा टाइम पीरियड होता है तो फोकस व्यक्ति का कम हो जाता है, और कम टाइम पीरियड होता है और जहां पर एकदम फिक्स टाइम पीरियड है, तो उसकी फोकस की जो कैपेबिलिटीज होती है वो अपने आप ही क्या होती है, वो बढ़ जाती है। और फिर जीरो से तैयारी कैसे शुरू करें? तो हमारा काम यही है, स्प्रिंग बोर्ड का काम यही है कि जीरो को हीरो बनाने का ही काम है। तो आप अब यहां पर आओ, और यहां आने के बाद में सबसे महत्वपूर्ण काम जो है वो है पूर्ण शरणागति, कि भाई हम तो आ गए, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, आप जैसा कहोगे वैसा वैसा हम करते जाएंगे। वो कमिटमेंट आपके अंदर होना चाहिए। बाकी कैसे करना है और क्या नहीं करना, ये तो हमें पता है, तो इतनी एक्सपीरियंस और इतनी एक्सपर्टीज तो हमारे पास में है, जिससे कि उसको, इस कार्य को कैसे किया जाए, इस एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाए, वो तो हमको आता है। लेकिन आपके कमिटमेंट में कभी कोई कमी नहीं आ जानी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप जो पहले पहले दिन तो और बहुत जोश के अंदर कि हाँ नहीं नहीं आप तो बताओ सर, बताओ क्या करना है, और अपन कहेंगे देखो आज जो पढ़ाया है कल पूछूंगा वापस, हो पूछ लेना सर, याद करके आएंगे। एक दिन तो याद करके आए, दूसरे दिन याद करके आए, फिर थोड़े धीरे 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 करे यार अपने से तो याद नहीं होता है, अब थोड़ी देर सो जाते हैं, थोड़ी देर तो सो जाओगे तो फिर सो ही जाओगे। लेकिन ऐसा है कि नहीं सर ने क्लास में कहा था कि कल याद करके आना, मैं पूछूंगा, और सर ने क्लास में नहीं भी पूछा तो भी मैं तो तैयार हूं। और किसी दिन एकदम से उठा के पूछ ले, चलो खड़ा हो, देखो कौन आदमी है जो अब तक का सब कुछ सुना सकता है, आप हाथ खड़ा करो, सबसे पहले मैं सुना सकता हूँ। कोई है, कोई बाकी कोई सुना रहा है कि नहीं सुना रहा, मैं सुनाने के लिए तैयार हूं। और जो व्यक्ति इस डेडिकेशन के साथ में काम करे कि क्लास में सर ने कहा था, जैसे मान लो कि अब हिंदी है, हिंदी के पेपर में क्या होगा, बहुत सारी चीजें जो कि याद करनी है। अब उसके अंदर तुम्हें कल दे दिया कि जाओ कल जो है वो 50 विलोम शब्द पूछेंगे, 50 विलोम शब्द याद करके आना, और तुम 50 विलोम शब्द याद करके आए हो। फिर तुम कहते हो रोज अपन को जो है वो रोज 10 अब आगे रोज पर्यायवाची भी याद करने, 10 जो है वो जो समानार्थक शब्द होते हैं वो भी याद करने। तो रोज कुछ ना कुछ, रोज कुछ ना कुछ याद होता जा रहा है, याद होता जा रहा है, याद होता जा रहा है। और धीरे 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 आपको पता लगेगा यार मैं तो जब शुरुआत की थी तो मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, और धीरे धीरे रोज रोज जैसे जैसे मैं काम करता गया, वैसे वैसे मेरी नॉलेज का जो स्तर है वो लगातार क्या होता गया, वो बढ़ता गया। तो इसलिए क्लास में जैसा कहा जाए उसको शब्दशः उसको मानना, पूरी ईमानदारी के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में अगर शरणागति होगी कि अगर पूर्ण समर्पण कर दिया कि भाई हम तो अब आप जैसा कहोगे मैं एग्जैक्ट वैसा वैसा करता जाऊंगा, तो निश्चित रूप से आप जो है सेलेक्ट हो ही जाओगे। क्योंकि अगर हमारा कार्य बहुत अच्छा है तो हमारा परिणाम भी अच्छा ही होगा। परिणाम खराब क्यों होता है? क्योंकि हमारे कार्य में कमी होती है। अगर हमारे एफर्ट में अच्छे हैं तो हमारा रिजल्ट भी अच्छा ही होगा, और अगर हमारे एफर्ट कमजोर है तो हमारा रिजल्ट कैसा होना चाहिए? खराब ही होना चाहिए। अगर हमारे एफर्ट नहीं है तो भाई कैसा होगा? तो इसलिए अगर करने की क्या जरूरत है, एफर्ट लगाने की जरूरत है। ये एग्जामिनेशन जो है वो ऐसे वाले एग्जामिनेशन नहीं है जहां पर आपको बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होने की जरूरत है, कि साहब मैं बहुत, मेरा आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा खतरनाक है तो मेरा कुछ हो जाएगा क्या? कुछ नहीं होगा, आईक्यू लेवल से कुछ नहीं होगा। यहां पर ये एग्जाम है कंसिस्टेंसी का, निरंतरता, निरंतर तरीके से रोज जो व्यक्ति काम कर सकता है, निरंतर तरीके से रोज की रोज रोज मैं करने के लिए कहूं, रोज जूझने के लिए तैयार हूं। आसपास वाले लोग कह भी दे कि नहीं तेरा क्या पता होगा कि नहीं होगा, कुछ और देख ले, लेकिन फिर भी व्यक्ति धुन का धनी और कि नहीं मैं तो वही काम करूंगा, और रोज मैं इस बात से जूझने को तैयार हूं, रोज मैं याद करने को तैयार हूं, रोज मेरे को नींद भी आती है लेकिन मैं उस नींद को छोड़ने को तैयार हूं, मेरे को बाकी मन भी करता है कि कभी कोई रील देख लूं, कभी कुछ कर दूं, उन सबको भी छोड़ने को तैयार हूं। बाकी सब लोग कुछ कर रहे हैं, कोई शादियों में जा रहा है, कोई त्योहार मना रहा है, मैं उनको भी छोड़ने के लिए तैयार हूं। और जो व्यक्ति इस सिंसियरिटी के साथ में, निरंतरता के साथ में काम कर सकता है, वो सिलेक्शन के लिए लायक है। सिर्फ आईक्यू लेवल होने से कुछ नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते कि सर मेरा तो जो है पहले ग्रेजुएशन के अंदर मैं तो गोल्ड मेडलिस्ट था और अब तो मुझे मेरा सिलेक्शन होना ही चाहिए। तो ग्रेजुएशन में भले आप गोल्ड मेडलिस्ट रहे होंगे, उस समय आपने निरंतरता दिखाई होगी, उस समय आपने अच्छे से मेहनत की होगी, इसलिए आपने वो परिणाम प्राप्त किया। लेकिन अब इस परिणाम को प्राप्त करने के लिए फिर से वही निरंतरता जो है दिखानी पड़ेगी। तो अगर वो निरंतरता है आप में, वो सिंसियरिटी है, तब तो आप आराम से परिणाम को प्राप्त कर लोगे। और अगर वो सिंसियरिटी नहीं है तब तो आपको खुद को ये लगता होगा कि जो सिंसियर नहीं है क्या उसको डिजर्विंग है, वो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। और जो सिंसियर तरीके से मेहनत कर रहा है, लगातार मेहनत कर रहा है, तो वो आसानी से ये काम कर सकता है। तो इस बात से भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि साहब मेरे तो 10th में परसेंटेज कम थे या 12th में परसेंटेज कम थे तो क्या मैं बन जाऊंगा क्या? अगर आपका अपने आप पर विश्वास है तो निश्चित रूप से आप बन जाओगे। और अगर आपका अपने आप पर विश्वास नहीं है, आपने अपने आप में मान लिया कि भाई मैं तो ये काम नहीं कर सकता हूं, तो फिर तो आपको कोई नहीं करवा सकता। इसलिए आपको खुद को, जो आपका व्यू पॉइंट है या आपका जो दृष्टिकोण है, वो कैसा होना चाहिए? इसमें सकारात्मक, पॉजिटिव तरीके से सोचो और सिंसियर बन के रहो। जो व्यक्ति सिंसियर बनकर और ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, वो निश्चित रूप से सफल जो है वो इसके अंदर होगा ही, भले आपने जो है तैयारी कभी भी शुरू की हो। फिर जीएस जीके का कितने सेम है? सेम है,
तो इसमें तो प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप पेपर खोलो, उसका सिलेबस लो, जीएस का सिलेबस लो, मतलब इसका आरएस वाला प्री वाला सिलेबस लो और इसका सिलेबस लो, मैच कर लो। इतना पढ़ना तो अपन को आता ही है, टू द पॉइंट मैच कर लो, खुद को पता लग जाएगा कितना सेम और कितना नहीं है। इसमें से किसी और से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो लो, और इवन आजकल तो जो है बहुत सारे इंटरनेट पे ऐसे टूल है जो आपको एग्जैक्ट बता देंगे भाई इसमें कितनी समानता है और कितनी असमानता है। तो एग्जैक्ट वो कि वही जो आरएस के अंदर सिलेबस है वही सिलेबस जो है वो है इसमें एसआई के अंदर भी। और हमने तो ये तैयारी इसलिए शुरू करवाई, देखो स्प्रिंग बोर्ड जो है पहले आरएस और आईएएस की ही तैयारी करवाता था और अभी भी वही करवाता है। मुख्य रूप से हमारी जो स्पेसिफिक है वो हम उसमें है। फिर हमको किसी ने कहा कि साहब एसआई के अंदर भी वही सिलेबस रहता है और हम इधर उधर घूमते रहते हैं, हमको कोई ढंग का मार्गदर्शन जो है वो मिल नहीं रहा है। इसलिए दिलीप सर ने शुरुआत में जब वो उस समय एक बार वैकेंसी आई थी और उसमें कहा चलो यार ये एसआई वाले आए हुए हैं, इनको ही पढ़ा दो। तो उनको पढ़ाओ, चलो क्यों पढ़ो, क्योंकि इनके अंदर भाई अपन को ऐसा कोई अलग कोई काम करने की जरूरत नहीं है, ये वही सिलेबस है जो इसमें आरएएस में है। और इनके साथ में अगर कोई न्याय कर सकता है, इस सिलेबस के साथ में अगर कोई जस्टिफिकेशन कर सकता है, इसको जस्टिफाई कर सकता है, तो वो स्प्रिंग बोर्ड ही कर सकता है, क्योंकि स्प्रिंग बोर्ड के अलावा ये विशेषज्ञता और किसी के पास में है ही नहीं। मैं किसी कोचिंग की कोई वैसे आलोचना नहीं है, हर अपने अपने हिसाब से सब अच्छा ही काम करते हैं और कोई भी व्यक्ति पढ़ा रहा है तो अच्छा ही काम कर रहा है, किसी का भी कोई नकारात्मक बात नहीं है। लेकिन राजस्थान के अंदर जो विशेषज्ञता स्प्रिंग बोर्ड के पास में है या जो रिजल्ट स्प्रिंग बोर्ड के पास में है, वैसा रिजल्ट और किसी के पास में नहीं है। और कई सालों से हमने ये काम जो है वो किया। तो एसआई की तो हमने शुरू इसलिए की क्योंकि एसआई और आरएएस प्री दोनों सेम है, दोनों के अंदर किसी प्रकार की कोई अंतर जो है वो नहीं है। फिर एक बचती है हिंदी। हिंदी के अंदर भी मेंस के लिए आरएएस के मेंस में हिंदी आती है और यहां पर भी हिंदी आती है, तो मेंस के लिए हिंदी पढ़ाते हैं। इसमें जरूर ऐसा है कि थोड़े बहुत शब्द या थोड़े बहुत जो ग्रामर के जो पोर्शन है वो थोड़ा बहुत एसआई में ज्यादा है और कुछ थोड़ा बहुत जो है वो उधर आरएएस मेंस में ज्यादा है। आरएएस मेंस के अंदर जिस तरीके लेटर वगैरह वो आते हैं वो यहाँ नहीं आते, क्योंकि यहाँ पर मेंस का ऐसा रिटन में एग्जामिनेशन नहीं है, यहाँ पर आपका ऑप्शनल मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पेपर है, वहां पर सब्जेक्टिव पेपर भी होता है। थोड़ा बहुत अंतर है, बाकी कोई बहुत बड़ा अंतर हिंदी में भी नहीं है। और बाकी जीएस वाला पेपर जो है वो तो बिल्कुल एक जैसा ही है, क्योंकि देखो आरएएस के अंदर जो एग्जाम होता है ना आरएएस का, वैसे उसके एग्जामिनेशन का नाम होता है राजस्थान स्टेट एंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज, राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा। अधीनस्थ सेवा का मतलब ये इंस्पेक्टर। तो हर आरएएस की जो मतलब जो स्टेट सर्विसेज है, दो प्रकार की सर्विसेज होती है। देखो एक तो होती है कौन सी सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज राज्य सेवा, और दूसरी होती है अधीनस्थ या जिसको सबऑर्डिनेट सर्विसेज कहते हैं। अब ये जो सबऑर्डिनेट सर्विसेज होते हैं ये सारे होते ही क्या है, इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट होती है और ये होती है स्टेट लेवल की। अब इसमें बहुत सारी सर्विसेज आती है, जैसे इसमें आता है आरएएस, इसमें आता है आरपीएस, इसमें आता है राजस्थान अकाउंट सर्विसेज, इसमें आती है राजस्थान कमर्शियल टैक्स सर्विसेज या कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, और इन सब का इंस्पेक्टर जो है वो एक पद नीचे होता है। आरएएस से एक पद नीचे होता है तहसीलदार, आरटीएस। तो आरटीएस का सिलेक्शन किससे होता है, आरएएस वाले एग्जाम से होता है। इसमें एक आरपीएस से एक पद नीचे एसआई, भैया एसआई वाला यही प्रमोट होकर क्या बनेगा, कल को आरपीएस बनेगा, और ये आरटीएस प्रमोट होकर क्या बनेगा, आरएएस बनेगा। और इधर इनमें भी सब में होता है, सबका एक जो है वो जूनियर व्यक्ति है और वो बाद में प्रमोट होकर इसके अंदर चला जाता है। तो एक एसआई को छोड़कर बाकी सबके इंस्पेक्टर कहां से आ रहे हैं, आरएएस वाले एग्जाम से आ रहे हैं। इसको क्यों छोड़ दिया, इसको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इसमें एक फिजिकल और एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि फिजिकल जो है उसको एक्स्ट्रा करते हैं। और इसमें यह माना जाता है क्योंकि आप हिंदी पर आपकी कमांड जो है और भी अच्छी होनी चाहिए, इस हिंदी पर कमांड अच्छी रखने के लिए इसको अलग से रखा जाता है। बाकी इसकी जो सैलरी है, एसआई की सैलरी और आरएएस में अलाइड की सैलरी, अगर आप देख लो तो दोनों क्या है, बराबर है। इवन कई तो आरएएस के अंदर भी अलाइड की कई पोस्ट ऐसी है जिनकी एसआई से कम है सैलरी। जैसे कौन सी ग्रेड पे में आता है, ये L11 की पोस्ट है। L11 मतलब 4200 ग्रेड पे है। एसआई की जो नौकरी है कौन से ग्रेड पे की है, 4200 ग्रेड पे की है। और 4200 ग्रेड पे तहसीलदार लगता है ना, तो नायब तहसीलदार लगते हैं शुरुआत में जैसे सेलेक्ट होते हैं। तो नायब तहसीलदार कौन से ग्रेड पे लगता है, 4200 पे लगता है। बहुत सारे इंस्पेक्टर्स हैं जो किस पे लगते हैं, 4200 ग्रेड पे भी लगते हैं। और 4200 से जैसे प्रमोशन होता है, जैसे प्रमोशन होगा तो जाओगे आप 4800 ग्रेड पे की जो नौकरी है वो इसमें आ जाती है, राज्य सेवा में आ जाती है। तो आप यहां से सीधे किधर चले जाओगे, वो राज्य सेवा। और फिर इस 4800 से ऊपर जो है फिर होती है 5400 ग्रेड पे की, 5400। और ये जो 5400 ग्रेड पे है ये आरएएस प्रॉपर की ग्रेड पे, आरएएस प्रॉपर, आरपीएस, ये सब कौन से पे आते हैं, ये 5400 पे आते हैं। तो अभी आरपीएस किस पे, 5400 पर, और आप किस पर हो, 42 पर। तो कितने पद हुए नीचे, 2 पद। यहां से प्रमोट हुए ये बने और यहां से प्रमोट हुए तो ये बने। तो इसलिए इस भर्ती के साथ में जो जस्टिफिकेशन है या इसके साथ में कोई अगर न्याय कर सकता है तो वो स्प्रिंग बोर्ड कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि अपने पास में उतना एक्सपीरियंस इस मामले का जो है कि भाई आरएएस और ये जो सिविल सर्विसेज है उन सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स को किस तरीके से क्रैक करवाया जाए। इससे भी नीचे लेवल का होता तो हम भी खुद जो है वो इसमें आते ही नहीं, क्योंकि हमको लगता है कि जिसके बारे में अपन को इतनी कोई खास एक्सपर्टीज नहीं है वो अपन को काम नहीं करना चाहिए। काम वही करें जिसकी अपनी विशेषज्ञता है। मैथ्स में, इस संसार में मैथ्स के लोग दो प्रकार के हैं,
एक तो जिनको मैथ्स आती है और एक जिनको मैथ्स नहीं आती है। जिनको नहीं आती है वो मैथ्स सीख सकते हैं, लेकिन सीखने के लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। तो अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आती है मैथ्स, कि भाई अपने तो जीरो, कोई मैथ्स से कभी लेना देना ही नहीं रहा, तब तो उसमें प्रयास लगाने की भी कोई खास जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हें लगता है यार 10वीं तक पढ़ी तो थी ठीक ठाक, सिर्फ कभी कोई जमाने में आती भी थी, थोड़ा सा और एफर्ट लगाएंगे तो थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। देखो मान लो कि उसमें मैथ्स के 10 क्वेश्चन आए, 10 में से हो सकता है कि 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो इतने डिफिकल्ट है कि वो किसी से ही नहीं हो रहे, तो वो तो अपन को ऐसे छोड़ने हैं। लेकिन अपन जीरो ही पढ़ के जाए तो ऐसा होगा कि यार बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आया था, और वो तो अगर मैं थोड़ा बहुत एफर्ट करता तो भी मैं निकाल देता, तो मैंने वो भी छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि मैथ्स है तो मैं तो करूंगा ही नहीं। बहुत आसान आया हुआ हो तो कर लेना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लग रहा हो तो छोड़ दो। वो उन लोगों के लिए जिन लोगों की मैथमेटिक्स बिल्कुल वीक है, और जिनकी मैथमेटिक्स वीक है उनकी फिर रीजनिंग अच्छी होती है। तो आप मैथ्स जरूर छोड़ सकते हो, लेकिन जो रीजनिंग है वो रीजनिंग वाला काम तो जो कर ही सकते हो। तो मैं क्या कहूं, मैंने मैथ्स छोड़ दिया, कोई एक पोर्शन छोड़ रहे हो ना, तो वो फिर सारा एफर्ट दूसरी जगह पर उतना ज्यादा लगाओ कि मेरे इससे छोड़े हुए तो मैं दूसरों में से ये सारे निकाल दूंगा, कि भाई मैंने यहाँ पर 5 क्वेश्चन छोड़े हैं, 5 क्वेश्चन छोड़े हैं तो सारे दूसरों के अंदर जो दूसरे एग्जाम में जो है ये है, जैसे रीजनिंग है तो रीजनिंग में एक भी गलत नहीं होने दूंगा, या कोई एक आधा गलत होगा, उससे ज्यादा गलत जो है मैं नहीं होने दूंगा। या फिर मेरे और जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, राजस्थान हिस्ट्री, तो उसमें मैं गलत नहीं होने दूंगा, इकोनॉमिक सर्वे में गलत नहीं होने दूंगा, वहां गलत नहीं होने दूंगा, वहां एक्स्ट्रा एफर्ट लगा दूंगा, तब तो वो कंपनसेट हो जाएगा। लेकिन अपन कहीं बस मैथ्स भी छोड़ दी मैंने, रीजनिंग मेरे थोड़ी बैठ नहीं रही थी, वो भी मैंने थोड़ी छोड़ दी, इकोनॉमिक सर्वे मुझे लगा इतने आंकड़े कौन याद करेगा, वो मैंने थोड़ी छोड़ दी, हिंदी मुझे लगा कि यार देख लेंगे कुछ होगा तो ठीक है, फिर तो फिर रिजल्ट भी वो देख लेंगे जैसा सही आएगा, उसमें कोई बहुत ज्यादा जो है वो होगा नहीं। ठीक है।